नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान के रण में तेज हुआ चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर किया करारा प्रहार। कहा, पिछले 5 वर्षों में अपराधों का गढ़ बन गया है राजस्थान। प्रधानमंत्री ने नागौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्हें जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस की कोने कोने से सफाई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की माताओं बहनों ने पहले कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसके राज में इतनी असुरक्षा हो और महिलाओं के प्रति इतनी हिंसा नजर आई हो। प्रधानमंत्री ने भरतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति इतनी सर्वोपरि है कि वो लोगों की जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आती। प्रधानमंत्री ने नागौर में वीर तेजाजी जन्मस्थली के दर्शन किए। खरनाल में बना ये मंदिर लोक देवता के जन्म स्थल पर स्थित है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां भ्रष्टाचार, व्यभिचार और लूट होगी, जबकि जहां भाजपा की सरकार होगी वहां विकास होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के विराड़ा में की जनसभा। कहा, जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, घोटाला होगा और जहां बीजेपी होगी वहां विकास होगा। जोधपुर के ओसिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपए का घोटाला किया। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को 25 तारीख को जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालौर में की जनसभा। कहा, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये राजस्थान और हमारे देश दोनों के भविष्य को बदलने का चुनाव है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत ने राजस्थान को पिछले 5 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार जहां भी होती है वहां जनता को सिर्फ लूटने का काम और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, राजस्थान सरकार ने पिछले 2 साल में पेट्रोल पर 18 राज्यों से ज्यादा टैक्स संग्रह किया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये मोदी की गारंटी है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में केसीआर की सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। तेलंगाना के वारंगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में भाजपा सरकार बनने पर तेलंगाना बारी बारी से सभी को अयोध्या में मुफ्त में भाजपा रामलला के दर्शन कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के नालागोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र ने नालगोंडा को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए दिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जोगुलंबा में एक रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर साधा निशाना। कहा, अब बीआरएस के वीआरएस लेने का समय आ गया है। पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजया शांति फिर से कांग्रेस में हुई शामिल। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विजया शांति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर साधा निशाना। भारत राष्ट्र समिति की स्टार प्रचारक के कविता तेलंगाना के जगित्याल में रोड शो के दौरान हो गई बेहोश। वजह डिहाइड्रेशन बताई गई। तेलंगाना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के साथ हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड में 3753 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। केजरीवाल के शासन में टैंकर माफिया पहले से ताकतवर हो गए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग करेगी। 1 साल तक केजरीवाल के पास जल बोर्ड का जिम्मा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 लीडर्स समिट का आयोजन 22 नवंबर को होगा। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष और 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के पुरी में लक्ष्मी पुराण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हुए शामिल। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के तहत देश की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान और हक हासिल है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में की प्रेस वार्ता। कहा, आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में PLI स्कीम 2.0 के तहत 27 कंपनियों का चयन हुआ है, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डीप फेक को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर डीप फेक की पहचान करने के लिए कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कार्रवाई कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का तेजी से हो रहा है विस्तार। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया उद्बोधन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले भारत की क्षमताओं में जो क्वांटम जंप हुआ है, उसमें रक्षा क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी हाल में 28 नवंबर को ASI सर्वे रिपोर्ट जमा करे। जयपुर के हरवाड़ा इलाके में विवाहिता को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मामले की जानकारी मिलते ही सांसद दिया कुमारी और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर विरोध जताया। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने पर लगी स्टेज 4 की पाबंदियां हटाई गई हैं, लेकिन ग्रैब के चरण 1 से लेकर चरण 3 के तहत नियम बने रहेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा पोल गांव टनल में हुए हादसे में राहत और बचाव का काम में बाधा आई है। मशीन में तकनीकी खराबी के कारण राहत और बचाव का काम रुक गया है। टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी के प्रभागीय वन अधिकारी DP बनूनी ने कहा है कि एक और वर्टिकल ओपनिंग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों की जान बचाई जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य में अलग अलग एजेंसियां दिन रात काम में जुटी हुई हैं। 3 से 4 दिन में बचाव कार्य पूरे होने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए शनिवार को बंद कर दिए गए। इसी के साथ 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया। श्री बद्रीनाथ धाम के कई क्विंटल गेंदे के फूलों से उसे सजाया गया। कपाट के श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खोला गया था। तमिलनाडु के कंडा षष्ठी उत्सव के अवसर पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और जम्मू कश्मीर पवेलियन का दौरा किया। राजधानी के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम नागरिकों के लिए खुल जाएगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आम नागरिक 27 नवंबर तक इस मेले का आनंद ले सकते हैं। इस बार व्यापार मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज महिलाओं ने खरना पूजन किया। रविवार शाम को वो अस्ताचलगामी सूर्य को तालाब नदी के किनारे पानी में खड़े होकर व्रती अर्घ्य देंगी। छठ पर्व मनाने के लिए पूजा के घाटों की बड़े पैमाने पर साफ सफाई की गई है। जगह जगह वेदियों की सफाई के साथ रंगाई भी की गई है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने छठ घाट का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया। दिल्ली में यमुना में बढ़ा हुए प्रदूषण श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। भाजपा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं को त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को उनके पद से हटाया गया। बोर्ड को उनकी नेतृत्व क्षमता पर नहीं था भरोसा। फैसले के विरोध में ओपनएआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी दिया इस्तीफा। ओपनएआई की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रही मीरा मुराती अंतरिम सीईओ के रूप में करेंगी काम। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द्वारा 2 महीने की छोटी सी अवधि में 1 अरब का लेन देन होने के बाद कुल लेन देन 11 अरब पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खुला, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज और ऑडी की इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड कारें बिकी। देश में लग्जरी कार उद्योग इस साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल करने को लेकर आशान्वित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमण ने का बीमारी के कारण निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। वेंकटरमण भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे और आरबीआई गवर्नर की भूमिका संभालने से पहले उन्होंने वित्त सचिव और बाद में कर्नाटक सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला संडे को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसे देखने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। आरबीआई ने कहा है कि 20 नवंबर को देश सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समय पूर्व भुनाने का मूल्य 6076 रुपए प्रति यूनिट होगा। आरबीआई ने कहा कि स्वर्ण बॉन्ड के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष बाद उसके समय पूर्व भुनाने की अनुमति दी जा सकती है। आरबीआई ने असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज के लिए नियम सख्त करते हुए जोखिम भार बढ़ाया है। बैंकों को 84,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियमों को सख्त किया। जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई। सेबी ने कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा ग्राहकों के कोष का गलत उपयोग करने के लिए 3 पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया। सेबी ने 3 कुर्की आदेशों में कहा है कि बैंक कार्यालय परिचालन के खिलाफ 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली कार्रवाई में ब्याज, शुल्क और खर्च शामिल है। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दक्षिण चीन सागर में तनाव कम करने और फिलिपिनो मछुआरों की मछली पकड़ने के मैदान तक पहुंच बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की। 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चीनी समर्थक रुख के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मधुर संबंध कायम किए हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और भारतीय उद्योग परिसंघ ने अमेरिका और भारत के बीच उद्योग संचालित सहयोगात्मक प्रयास का आयोजन किया, जिसमें नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास पर बल दिया गया। व्हाइट हाउस ने तकनीकी उद्यमी और अरबपति एलोन मस्क को यहूदी विरोधी भावना और नस्लवादी नफरत के घृणित प्रचार के लिए फटकार लगाई, जबकि एप्पल जैसी कई शीर्ष अमेरिकी कंपनियों ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से विज्ञापनों को हटाया। मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि मालदीव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ाव की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को समर्थन दिखाने के लिए उन्होंने भारत सहित 49 देशों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। 45 वर्षीय मुइजू ने शुक्रवार को एक समारोह में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधिकारिक तौर पर एपेक की अध्यक्षता पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को सौंपी। एपेक शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी शी जिनपिंग के साथ बैठक की और जिसमें फेंटेनाइल, सैन्य संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एपेक शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी विकास और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।
एपेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज मिस्र और जॉर्डन के दौरे पर हैं, जहां वे क्षेत्रीय नेताओं के साथ गाजा पट्टी के मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा करेंगी। ब्राजील के पेंटांगल के जंगलों में भीषण आग का कहर जारी है। आग से अब तक 35,000 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत चौथी बार विश्व कप का फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबले और फिर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श भी फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। आईसीसी विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल में भारत की जीत को लेकर देश भर में प्रशंसक तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। खेल प्रेमी अपने अपने तरीके से भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए टीम इंडिया की जीत की कामना की। टीम इंडिया की जीत की कामना करने में ट्रांसजेंडर समाज भी पीछे नहीं है। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समाज ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। आईसीसी विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में विशेष आरती की गई। 80 घाट पर गंगा आरती में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने इंडियन टीम की जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। कोलकाता के कलाकार तुहिन मुखर्जी ने वर्ल्ड कप की बेहद खूबसूरत रेप्लिका कैंडल से बनाई है। इंडियन टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आमने सामने होंगे तो इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचेंगे। इस मैच के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इटली के जैनिक सिनर ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-3, 6-7, 6-1 से हराने में सफलता पाई। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। एम ग्रेनोलर्स और एच जेबालेस की जोड़ी ने बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी को सीधे सेट में 7-5, 6-4 से हराया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 54वें संस्करण के लिए गोवा में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चलेगा इफ्फी महोत्सव। इफ्फी महोत्सव में पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्राप्त की हुई हैं। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। फिल्म निर्माता शेखर कपूर अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। बॉलीवुड सितारे शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगे, जहां अभिनेत्री सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी और विजय सेतुपति भी अपनी आगामी फिल्मों के फर्स्ट लुक का अनावरण करेंगे। इफ्फी महोत्सव में अभिनेता अपार शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेंगे, जिसमें श्रेया सरन, नुसरत भरूच भी प्रस्तुति देंगी। 12 नवंबर को रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने अब तक 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म दर्शकों को खूब भा रही है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फेमस ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा आ रही हैं। फुटबॉल जगत के बड़े टूर्नामेंट में भी वे ओपनिंग सेरेमनी में स्टेज संभाल चुकी हैं। मराठी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी अपकमिंग टेलीविजन शो अटल में दिखाई देंगे। आशुतोष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर शो को होस्ट करने से काफी उत्साहित हैं। ये शो भारत के विविध परिदृश्य में छिपी जटिलताओं को उजागर करेगा। 20 नवंबर को इस शो का प्रीमियर किया जाएगा।
भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में छठी मैया के गीत खूब सुनने को मिलते हैं। सूर्य देव को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ पर अभिनेत्री से गायिका बनी अक्षरा सिंह ने छठी मैया करिया दुलार एल्बम रिलीज किया। ओपेनहाइमर स्टार सिलियन मर्फी को 2023 पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मर्फी को 4 जनवरी को पाम स्प्रिंग्स कन्वेंशन सेंटर में सम्मान मिलेगा। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर दुबई के बुर्ज खलीफा में प्रदर्शित किया गया। इसका एक गाना अर्जुन वैली भी रिलीज हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल जैसे कलाकार प्रमुख भूमिका में हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।